नमस्कार साथियों। हड़प्पा सभ्यता ईंट बन के अस्थियों को लेकर के हमने एक टॉपिक को शुरू किया था जो कक्षा 12 के इतिहास विषय से संबंधित पहला टॉपिक है और हमने शुरू ही किया था। उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता ईंट बन के और अस्थियां। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने जाना हड़प्पाई मुहर के बारे में। सबसे पहले एक हड़प्पाई मुहर के रूप में बात की जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु थी। सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। यूनिकॉर्न एक श्रृंगी पशु उस पर उत्कीर्ण है ना, वो आकृति। लिपिया कुछ उस पर उत्कीर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। तो ये हड़प्पाई मुहर के संबंध में हमने बात की। उसके बाद हमने हर सभ्यता और संस्कृति का अंतर देखा। फिर ईसवी और ईसा पूर्व का डिफरेंस जाना कि ईसवी क्या है, ईसा पूर्व क्या है। फिर मैप में देखा कि जो प्राग हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है, परवर्ती सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की हमने अभी तक बात नहीं की। हालांकि हमने विकसित हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे उनको हमने देखा, ठीक है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है ना, आमरी, बालाकोट और कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, पनावली। इस प्रकार से हमने राजस्थान के भी मांडा वगैरह है ना, गनेरीवाल, इनकी बात की थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में भी मैंने इसके बारे में बताया पूरा कि सबसे पश्चिमी छोर जो है सूत का गेंडो है, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर है, सबसे उत्तर में मांडा है और सबसे दक्षिण में दहिमाबाद है। इस प्रकार से इन स्थलों की बात की, लंबाई चौड़ाई की बात की। फिर आरंभ किया था हमने, एक टॉपिक है आरंभ का मतलब कि इसमें जो हड़प्पा, विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, इससे पहले भी इसके कुछ अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इससे पहले भी काफ़ी संस्कृतियाँ इसमें रही है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने थोड़ा देखा। उसके बाद इस सभ्यता के निर्वाह के तरीके क्या थे, मतलब वो कैसे जीते थे, क्या खान पान था, क्या रहन सहन था, है ना, इस प्रकार से। तो हमने उसमें कुछ टॉपिक देखे थे। क्या क्या? तो हम बात कर रहे थे कि इसमें हमने कुछ टॉपिक देखे थे निर्वाह के तरीके में, जिसमें कृषि इनका प्रमुख है ना, कृषि था, मतलब प्रमुख कृषि पर ही आधारित थे। पशुपालन और शिल्प, इन तीन के लेकर के हमने बात की थी। इसमें कृषि और पशुपालन के रूप में हमने संपूर्ण रूप से हमने बात की। फिर उसके बाद में सामाजिक विभिन्नता देखी, जिसमें शवाधान में कई प्रकार के अंतर हमें दिखाई देने को मिले। फिर विलासितापूर्ण वस्तुओं में हमें अंतर देखने को मिले। तो यहाँ तक हमने अभी बात की। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है शिल्प, शिल्प कला को लेकर के, शिल्प उत्पादन को लेकर के। क्या टॉपिक है? शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन, देखिए, शिल्प उत्पादन को लेकर बात करें तो एक नगर है सिंधु घाटी सभ्यता में, जन्मदड़ो। क्या नाम है? जन्मदड़ो, है ना। ये जो नगर है 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था, 7 हेक्टेयर में। और इसी के साथ में हम तुलना करें मोहनजोदड़ो की, तो वो 125 हेक्टेयर में था लगभग, ठीक है, लगभग 125 हेक्टेयर में था। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे शिल्प कला, शिल्प उत्पादन की अभी हम टॉपिक शुरू करें तो उससे पहले जो अब तक पढ़ाया उस किताब की रीडिंग हो जाए, या फिर शिल्प उत्पादन को भी उसकी किताब की रीडिंग भी हम करें आगे की। पहले हम उसको समझा करके फिर किताब की रीडिंग करें। पूरी बुक में जो पाठ है उस पाठ में जैसे कि परंपरागत विधि के द्वारा हम पठन पाठन रीड करूँगा मैं, और आप किताब लेकर के बैठेंगे, ठीक है। और किताब लेकर आप बैठें तो एक एक चीज़ को भी हम बात करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले टॉपिक। हालांकि मैं शुरू कर दिया, हालांकि शिल्प उत्पादन को लेकर के बात करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन समझाने वाली प्रक्रिया में बाद में बात करूंगा। मेरा ये था कि मैंने जो पिछली वीडियो में जितना पढ़ाया उस सभी कंटेंट को आपकी किताब में, आपके पाठ में जो लिखा है उसे रीड कर ले, ताकि अगर कोई शब्द रह जाता है या कोई शब्द कोई समझाने वाला होता है तो वो मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। ये मैं अभी कर रहा हूँ। और यदि आपको इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है या समय ज़्यादा लग रहा है या आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, रुचि नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर देना।
तो अभी तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैं आपको वो बुक को रीड कर रहा हूँ और उस बुक की रीडिंग के माध्यम से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बुक रीड करने से पहले सबसे पहले आप भी अपनी अपनी किताब को खोल ले, पुस्तक को खोल ले और टेबल पर बैठ जाए जल्दी से, फटाफट। अपनी पुस्तक को आप अपने टेबल पर और एक नोटबुक साथ में रखिए और पेंसिल, है ना, जो इम्पोर्टेंट जो होगा कुछ कीवर्ड उसे अंडरलाइन कीजिए और कुछ लिखाने वाला होगा तो मैं लिखवा भी दूंगा, तो नोटबुक भी साथ में रखिए। वैसे लिखवाने वाली बात तो कोई रहेगी नहीं क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये नोट्स फॉर्म में है, तो इन्हीं को आपको लिखना है। और किताब को रीड करते हुए आपको अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है तो उसको भी लिख लीजिए, ताकि आप दोबारा ये शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। किताब सबने खोल ली, शुरू करते हैं। देखिए, आपके टॉपिक का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। क्या नाम है? ईंट, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो लिखा क्या है? पहला पैराग्राफ, हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। यही बात मैंने करी, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सेलखड़ी पत्थर की बनी थी। देखिए, ये बात भी मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट बताया मैंने, विशिष्ट पुरावस्तु थी, सेलखड़ी की बनी हुई थी और जानवरों के चित्र थे। जानवरों के चित्र में यूनिकॉर्न, जो एक श्रृंगी पशु है, वो उसमें उत्कीर्ण था, बात की अपन ने। और लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि बताई मैंने आपको, काफी लिपि के चित्राक्षर मिले, 400 से अधिक चित्राक्षर मिले हैं। अब मैं ये दोबारा आपको समझाऊंगा नहीं, फटाफट रीड कर रहा हूँ केवल, क्योंकि ये बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। केवल रीड कर रहा हूँ और आप भी मेरे वॉइस के साथ साथ रीड करते रहेंगे। जहाँ तक मैंने पढ़ाया नॉन स्टॉप, वहाँ तक मैं केवल रीड कर रहा हूँ, केवल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये समझाने वाला काम पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। आप बस ध्यान से, आपकी पेंसिल की नोक मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सारी बातें आपकी किताब से होकर के निकल जाए। क्लियर? फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे अनेक आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। मतलब मुहर ही नहीं मिली है, वहाँ पर औजार भी मिले, आवास भी मिले, आभूषण भी मिले, है ना, मन के मुहर मिली है। फिर समझा दिया, अब मैं नहीं समझाऊंगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो कोई लाइन आप कमेंट में लिख लेना कि भाई हमें सर ये इस पैराग्राफ की लाइन हमें समझ में नहीं आई है, इस शब्द का अर्थ क्या है, वो तो मुझे मालूम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे, क्योंकि आज तक हमने लिपि पढ़ी नहीं है, आज तक हमने लिपि को जाना नहीं है कि लिपि क्या है ना। अब देखिए, हाँ, तो अब हमने सभ्यता और संस्कृति को लेकर के वैसे जो अंतर बताया था वो यही लिखा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स में, वो आप देख लेना। और है ना, ईस्वी ईसा पूर्व का अंतर बता दिया मैंने आपको। आरंभ में वही है, निर्वाह के तरीके, थोड़ा निर्वाह के तरीके पढ़ लेते हैं, ये देख लीजिए। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। मतलब आरंभिक संस्कृति और विकसित हड़प्पा संस्कृति के तुलना की तो कई चीजें हमें समान नजर आई। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों
तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विषय होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, है ना, और सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने, सफेद चना, ये सारी बातें हमें हमने बताई। तो ये क्लियर है ये वाला, ठीक है। और भी आपको ये टॉपिक पढ़ना और आपको समझ आए तो आगे बढ़ा। कृषि प्रौद्योगिकी वाला मैंने पढ़ रखा था और पूरा बताया, वैसा वैसा ही है, क्लियर। और फिर मोहनजोदड़ो वाला टॉपिक जो देखा था, मोहनजोदड़ो में क्या रहा वो पूरा का पूरा टॉपिक हमने बात की थी कि भाई पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर, क्लियर। पश्चिमी नगर में दुर्ग, पूर्वी नगर के अंदर सामान्य नगर, ये सामान्य हमने बातें हमने की थी, ठीक है। नाले निर्माण, गृह स्थापत्य, है ना। तो जो मेरे को लग रहा है कि भाई दोबारा पढ़ना चाहिए वो मैं पढ़ लेता हूँ और आपको समझ में आए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो हालांकि पीछे देखा तो लगा नहीं कि भी दोबारा इस किताब को पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें बाकी वही आ रही थी। तो अब हम शुरू करते हैं शिल्प उत्पादन, है ना। तो शिल्प उत्पादन में हमने बात की तो भाई चनोदड़ो जो है ये 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था और मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में इसकी तुलना की। तो ये जो नगर है, ये नगर पूरा का पूरा शिल्प को लेकर के डेडिकेट था, समर्पित था। अर्थात यहाँ पर एक उद्योग इंडस्ट्री थी, ये मतलब फैक्ट्रियां थी यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं कि बाट बनाना, यहाँ पर क्या क्या बनाते थे, बाट बनाते थे, है ना। मनके तो अपने उसमें जो आभूषण बनाएंगे उसमें काम आएंगे थे। तो मनके का भी कार्य होता था, मुहर का भी होता था, ठीक है, मुहर का भी होता था, क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कई काम होते थे। शंख की कटाई होती थी। तो फैक्ट्रियां थी, यहाँ पर फैक्ट्रियां थी, क्लियर। अब यहाँ पर बात करें मनके, है ना। मनके, ये जो मनके हैं इनके निर्माण के लिए कई प्रकार के हमें पत्थर की जरूरत होती होगी। तो अलग अलग प्रकार के आते थे, कई प्रकार से आते, जैसे सेलकड़ी, ठीक है, और क्वार्ट्ज, कार्नेलियन, सोना, तांबा, चांदी, है ना, सोना, तांबा, इस प्रकार से कई चीजों की हमें इसके लिए जरूरत पड़ती थी। इस शिल्प उत्पादन में, है ना, ये जो तकनीक है ये धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो इनके ऊपर मतलब चित्राक्षर भी होने लग गए, है ना, चित्राक्षर भी होने लग गए। फिर ये आगे बढ़ी तो इनके ऊपर हमें छेद, जो मनके हैं वो ऐसे भी मिले जहां पर छेद, और वो कहां से मिले, धोलावीरा से, धोलावीरा से, ठीक है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं शंख की, किसकी, शंख, है ना। शंख के लिए तो हमें 2 नगर मिले हैं प्रमुख रूप से। एक तो मिला है बालाकोट, और एक मिला है नागेश्वर। क्या मिला है, नागेश्वर, बालाकोट और नागेश्वर। तो ये शंख के लिए फेमस थे ये नगर, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण रूप से हमने बात कर ली है। अब शिल्प के लिए, है ना, ये शिल्प है, इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। तो ये माल कहां से लाते थे, है ना। तो देखिए माल कहां से लाते थे, लाजवर्द मणि, ये कहां से मंगाते थे, लाजवर्द मणि, ये लाजवर्द मणि मंगाते थे अफगानिस्तान में एक जगह सोर्तगई। आपकी किताब में यही लिखा हुआ, ध्यान रखना, सोर्तगई, अफगानिस्तान। यहां से ये लाजवर्द मणि मंगवाते थे, ठीक है। और शंख
शंख कहाँ से मंगवाते थे? शंख तो हमने देख ही लिया, बालाकोट और नागेश्वर। बालाकोट और नागेश्वर, यहाँ से शंख मंगवाते थे, और लाजवंत मणि सोर्तगही से मंगवाते थे। क्लियर? और फिर हम बात करें कार्नेलियन, एक पत्थर है, ये कहाँ से मंगाते थे? कार्नेलियन, कार्नेलियन लोथल से मंगवाते थे। कहाँ से मंगवाते थे? लोथल से मंगवाते थे। ठीक है। तांबा, तांबा, तांबा खेतड़ी झुंझुनू, गणेश्वर सभ्यता जो है वहां से। ठीक है। सीकर, खेतड़ी है ना, यहाँ से मंगाते थे। और सेलखड़ी एक पत्थर है, ये जो पत्थर है, ये पत्थर मतलब उत्तरी गुजरात, नॉर्थ गुजरात, नॉर्थ गुजरात और राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पर ये पत्थर हड़प्पावासी मंगवाते थे। क्लियर यहाँ तक? और सबसे महंगी धातु सोना, सोना तो जानते ही है, दक्षिण भारत, केजीएफ मूवी देखी होगी आपने, है ना? कोलार, कोलार, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, यहाँ से ये माल मंगवाते थे अलग अलग। तो इस प्रकार का ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रहे आपका, कि लाजवंत मणि कहाँ से मंगवाते थे? सोर्तुगई अफगानिस्तान से। ठीक है। शंख बालाकोट नागेश्वर से, कार्नेलियन लोथल से, तांबा खेतड़ी से, सेलखड़ी उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान से, सोना कोलार से, यहाँ से ये मंगवाते थे। सेलखड़ी पत्थर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके अलावा, इनके अलावा जो ये तांबा है खेतड़ी के अलावा, है ना, विदेश से भी मंगवाने के प्रमाण मिले हैं। फॉरेंस नाव में बैठ करके जाते थे, है ना, जिसमें एक साथ आता नाम मगान, मगान, ये मगान उस समय मिलता है, लेकिन अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो ये ओमान था। क्या था? ओमान, ओमान। ठीक है। मगान, ओमान, यहाँ से मंगवा। यहाँ पर क्या कि इसमें वो एक अयस्क देखने को मिला है तांबे में, जो यहाँ पर भी मिला है। ठीक है। और ऐसा मतलब के बात को प्रमाणित करने वाला मेसोपोटामिया सभ्यता है। कौन है? मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेखों से हमें ये बातें मालूम चलती है, वहाँ की मोहरों से। ठीक है। जो बेलनाकार मोहर होती थी वहाँ की मेसोपोटामिया सभ्यता की, जो जिसमें हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। क्या कहा गया? मेलुहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और हमारे यहाँ पर इस सभ्यता में एक पक्षी भी रहता था, जिसे इन्होंने क्या कहा है? हाजा। क्या कहा है? हाजा। और वो पक्षी कौन है? वो पक्षी है मोर। कौन? मोर। मोर को हाजा पक्षी के नाम से इन्होंने बुलाया है। ठीक है। मेलुहा शब्द का प्रयोग इस सभ्यता के लिए इन्होंने किया है। मगान, ओमान और एक जगह और दिलमुन, है ना, यहाँ से भी, ये भी याद रहे। यहाँ पर तांबा को लेकर के बात हो गई। ये हो गया हमारा टॉपिक शिल्प कला को लेकर के। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है। किताब को पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। ठीक है। कमेंट में आप लिखना कि किताब पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, तो मैं आगे पढ़ूंगा इसको और आपको समझाऊंगा। ठीक है। लेकिन मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि आप नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हो, क्योंकि स्कूल में भी किताब पढ़ के आ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट समझना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई आप रीड कराइए, है ना, तो मैं ज़रूर रीड करवाने का काम भी करूँगा। ठीक है। लेकिन मुझे रीड करवाना था, तो रीड करवाते करवाते ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब उसका कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो फिर जरूरी नहीं, क्योंकि मुझे जो भी काम करना है यहाँ पर आपके हित के लिए करना है, आपके लिए करना है। ठीक है। आपके लिए पढ़ना। जब आप ही नहीं पढ़ रहे हो, है ना, मैं रीड करवा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा आप नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर इसलिए क्या कि मैंने नहीं करवाना। लेकिन आपको लगता है कि रीड करना चाहिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आगे बात करते हैं हम। अभी तक हमने ये शिल्प उत्पादन और माल से संबंधित बातें जो थी वो समझ में आ गई होगी आपको। तो अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का, में जो
प्राचीन सत्ता नाम का एक टॉपिक, एक हेडिंग दे रखी है, तो मैं जिसको लिख नहीं रहा हूँ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्राचीन सत्ता। हाँ, लिख रहा था। प्राचीन सत्ता का मतलब ये है कि आपकी इस सभ्यता में कौन लोग शासन करते थे, कौन लोग राज करते थे। वर्तमान में जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या इससे पहले अपने राजा महाराजा आपने देखा, उस टाइम में कौन था, क्या क्या व्यवस्था थी, क्या संविधान था, संसद थी, लोकसभा थी, राज्यसभा थी, राष्ट्रपति, मतलब ऐसी कोई कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ऐसा कोई सिस्टम था उस समय, या कुछ कोई और अलग सिस्टम था। कैसे भाई अपने को मतलब शासन करने के लिए एक नेतृत्व चाहिए होता है, तो वो नेतृत्व किसके हाथ में था, वो लीडरशिप किसके हाथ में थी, तो वो थी पुरोहित वर्ग के हाथ में, है ना। प्राचीन सत्ता, है ना, ऐसा कहा जाता है कि पुरोहित वर्ग का शासन था, पुरोहित वर्ग का शासन था, मतलब ब्राह्मण वर्ग, ठीक है। तो पुरोहित वर्ग का शासन ऐसा हम मानते हैं, ये बस इतना ही ध्यान रखना आपको। अगला जो टॉपिक है कि भाई इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, फिर उसके बाद बता रखा है कि खोज कैसे हुई। तो पहले कौन सा ले, अंत करूं या खोज? खोज। देखिए खोज, इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, खोज को लेके बात करते हैं। तो इस सभ्यता में सबसे पहले एक व्यक्ति था, अंग्रेज, है ना, अर्नेस्ट मेकर। अर्नेस्ट मेकर लगभग सन 1833-34-35 ईस्वी के आसपास ये व्यक्ति यहाँ पर इस सभ्यता के स्थल, हड़प्पा स्थल पर आता है, और इसको आभास होता है कि यहाँ कोई दुनिया थी। इस व्यक्ति को आभास हुआ सबसे पहले कि यहाँ कोई दुनिया थी, यहाँ मतलब ऐसा कुछ लगा इसको, कुछ अवशेष इसने देखे, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। काम तो आगे भी शुरू नहीं होगा, देखिए, लेकिन कब थोड़ा बहुत ये आभास कब मतलब थोड़ा विश्वास में तब्दील होने लगेगा। देखिए लाहौर और ये कराची, यहां से लेकर यहां तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और आपको पता है रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमें कंकड़ पत्थर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दो इंजीनियर थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। कौन थे? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। विलियम बर्टन, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। तो ये अंग्रेज अधिकारी थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इन दो अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में ये काम हो रहा था। तो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर काफी सारी, तो यहाँ से खुदाई हो रही थी, और पता है कि यहाँ पर बिछाया जा रहा था, निकल क्या रही थी, ईंटें, और उन ईंटों को बिछा करके ये रेलवे लाइन का ट्रैक बनाया जा रहा है, रेलवे लाइन का, है ना। लेकिन फिर मालूम चला कि यहाँ पर कुछ मतलब सभ्यता वगैरह ऐसा कुछ मतलब अभी भी फिलहाल मालूम नहीं, लेकिन एक व्यक्ति आता है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके नेतृत्व में, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में सर्वे किया जाता है। तो सर्वे में पाया जाता है कि हाँ वाकई कोई ना कुछ तो है यहाँ पर, है ना, कुछ तो है। इसलिए पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है सन 1861 ईस्वी में, जिसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं। तो ये छोटी सी मतलब एक बेसिक बात मैंने बताई कि खोज कैसे हो रही है। अभी खोज तो हम पहुंचे नहीं है, लेकिन सन 1901 ईस्वी के आसपास में जॉन मार्शल आ जाता है, ठीक है। जॉन मार्शल जो पुरातत्व विभाग के क्या बनते हैं, महानिदेशक बनते हैं, ठीक है, महानिदेशक बनते हैं। इनके नेतृत्व में काम चल रहा था, लेकिन दो बड़े नगरों के नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
तो सबसे पहले जो खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा है ना, सन 1921 ईस्वी में खोज लिया गया। और यहाँ पर जो किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में उत्खनन किसने किया? देखिए, उत्खनन जो किया वो किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह है मोहनजोदड़ो, है ना। देखिए, यह 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी के अंदर इस स्थल का उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया। राखलदास बनर्जी कौन थे? बनर्जी, हाँ, राखलदास बनर्जी थे, ठीक है, क्लियर। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार से ये खोज है ना, सन 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के सामने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज पत्रिका में इस बात का ऐलान किया कि भारत में एक सभ्यता थी जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो 1924 ईस्वी में ये बात प्रमाणित हो चुकी थी। 1921 में हड़प्पा की पहली बार खोज हो गई, ठीक है, और 1922 में मोहनजोदड़ो की, ठीक है, ये बात क्लियर थी, खोज से संबंधित बात। फिर इसके बाद तो ये कारवां शुरू हुआ, जो चलता ही रहा और आज भी चल रहा है, ठीक है। चलता ही रहा। अब ये खोज से संबंधित बात हो गई, और अब हम बात करते हैं इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ठीक है। अंत कैसे हुआ? अंत कैसे हुआ? हाँ, अंत के बारे में बता रहे हैं। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखिए, आज भी संपूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणित क्या माना जाता है? प्रमाणित ये माना जाता है कि ये जो नदी है, ये जो नदी है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी, हाँ। तो इस सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां भी, झेलम, जिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ही बाढ़ बोलते हैं कि बाढ़ आने से ये सभ्यता खत्म हो गई। बाढ़ आने से सभ्यता खत्म हो गई। दूसरा, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि अकाल पड़ गया। अकाल मतलब बारिश ही नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। हाँ, इसलिए भी सही ये सभ्यता, मतलब ये लोग जो थे वो, मतलब बारिश नहीं होगी तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, उत्पादन कैसे होगा, कृषि कैसे होगी? हाँ, कृषि कैसे होगा? तीसरा कारण ये बताता है कि नदी ने अपना मार्ग बदल दिया। नदी ने अपना मार्ग बदल दिया। है ना, मार्ग बदल दिया, चेंज कर दिया, मार्ग बदल दिया, क्लियर। और ये भी कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन, है ना। जलवायु परिवर्तन का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई, हाँ। तो ऐसा भी हुआ होगा, हाँ। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी। और एक कारण ये भी कि इसके बाद में, सभ्यता के बाद में कौन आएंगे? आर्य आएंगे। आर्य तो आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, और आर्यों का आक्रमण से ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। आर्यों का आक्रमण। तो ऐसे कई कारण हैं, ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख कारण आक्रमण। तो इस सभ्यता की खोज अंत को लेके बात कर चुके हैं। एक टॉपिक और इसमें रह गया था, मोहर, है ना। मोहर को लेके मैं बात करती थी, हाँ। कि भी मोहर तो स्टार्टिंग बात की भी कंसाइनमेंट में काम आता था यहाँ से। लिपि, हाँ, लिपि को भी लेवल 400 से 400 अधिक अक्षर मिला, चित्राक्षर लिपि है ना। और ये जो लिपि जो है इनकी, वो मतलब दाएं से बाएं लिखी जाती है, फिर वापस बाएं से दाएं, बाएं से बाएं, बाएं से दाएं, है ना। मतलब सर्पिलाकार थी, क्या थी? सर्पिलाकार, है ना, सर्पिलाकार थी। और इस लिपि को ब्रूस्टोफ्रेडन लिपि कहते हैं, ब्रूस्टोफ्रेडन लिपि, ठीक है, सर्पिलाकार ऐसे, हाँ। है ना। ये इस प्रकार है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाँ, इस प्रकार से लिखी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाँ। और ये लिपि जो है चित्राक्षर लिपि है। क्या है? चित्राक्षर लिपि। 400 से भी अधिक चित्र हमें यहाँ देखने को मिलते हैं ये लिपि।
ठीक है, अब ये लिपि संबंधी बात होगी। अब एक छोटी सी बात और बाढ़ बाढ़ का भी निर्माण। तो बाढ़ क्या है कि बाढ़ का भी चलता है जैसे 2 4 2 4 5 6 7 8 9 10 इस 11 अनुपात में ये बाढ़ का निर्माण, बाढ़ भी चलते थे। सोचो देखो मापन विधि उस जमाने में, उस दौर में, है ना। बच्चों को लिखा तो ये बात हमने की है। और अब प्राचीन सत्ता, अंत, खोज, सारी बातें हो गई। कब हुआ था? अंत अंत कब हुआ? हाँ अंत कब हुआ ऐसा माना जाता है जैसे कि ईसवी ईसा पूर्व किया था अपन ने, है ना। हाँ तो ईसवी ईसा पूर्व जो है तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि 2600 ईसा पूर्व, या अगर कार्बन विधि के अनुसार देखा जाए तो 2350 ईसा पूर्व में इसकी मतलब विकसित हड़प्पा संस्कृति की माना जाता है। और 1750 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। तो इसके बाद में अंत स्टार्ट हो गया। लगभग 1300 ईसा पूर्व तक आते आते ये सभ्यता विलुप्त हो गई। रावण का अंत कैसे हुआ था? रावण का अंत वो अपन एक बाद में बात करेंगे। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। रावण का अंत कैसे हुआ उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी सिंधु घाटी सभ्यता की बात चल रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी? इसी सभ्यता की बात करेंगे। इसी सभ्यता में एक पॉइंट है अतीत को जोड़कर, है ना। वो यदि आपको टॉपिक समझ में नहीं आए, है ना, नहीं आए तो आप कमेंट लिखना, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। बाकी बिल्कुल आसान है, सरल है, एक बार रीड करोगे तो वो हो जाएगा क्लियर। उसमें कुछ भी नहीं है, क्या नॉर्मल बात है। अब लेकिन कुछ बेसिक बातें और रह गई, उसको भी बता देता हूँ। बेसिक बातें क्या रही देखिए, रावण का अंत। कुछ बेसिक बातें उनकी बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक बातें जल्दी लिखो ना, बेसिक बातें जल्दी। एक तो देखिए, पता आपको ये सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक थी? मातृ। वेरी गुड, ये मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। मातृ सत्तात्मक, परिवार की मुखिया माँ होती थी, महिला होती थी, औरत होती थी। माँ यानी हाँ। मम्मी। और फिर इसी के बाद अगर आप एक संस्कृति देखेंगे, वैदिक संस्कृति, उसमें परिवार का मुखिया पिता हो जाएगा। मैंने बढ़िया जवाब। ठीक है। और वर्तमान में अगर आप प्राचीनता देखें, अगर कुछ समय चल रहा है अभी, है ना, इसमें आप देखोगे तो महिला ही परिवार की मुखिया है। आज भी अगर आप देखो तो भामाशाह कार्ड में परिवार की मुखिया, राशन कार्ड में परिवार की मुखिया कौन है? महिला है। तो फिर से वो दौर मातृ सत्तात्मक। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि इतिहास दोहराता है। इतिहास दोहराता है। दोहराता है, इतिहास दोहराता है। क्लियर? तो इतिहास दोहराता है। तो अब ये सभ्यता क्या थी? एक तो मातृ सत्तात्मक थी। क्या थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। क्लियर? ये सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। मातृ सत्ता। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। मूर्ति की मिली है जो कांसे की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कांसे की। कांसे की बनी हुई है। और कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से। हाँ, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। हाँ, क्लियर। अब देखिए, सुनिए, नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। और आप देखिए क्या है अब क्या है? अब क्या है? अब बहुत कुछ है। प्रकृति प्रेमी थे ये तालाब की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे। धार्मिक रूप से भी ये कितने मतलब अटल थे। हाँ हाँ, धार्मिक रूप से धर्म भी था उस समय। धर्म भी था, बिल्कुल इनका धर्म था। और धर्म में अगर हम देखें तो हमारे ये कहा जाता है कि एक श्रृंगी पशु जो बेल वाला है, वो भी आपने देखा होगा। और यहाँ पर एक मुद्रा में बैठे हैं, है ना। एक मुद्रा में बैठे हैं। मुद्रा में का नाम क्या है? इनके दाएं तरफ हाथी और शेर, और बाएं तरफ लेफ्ट साइड राइट गेंडा और भैंसा, और सामने दो हिरण, है ना। ऐसे पापा इधर जो बैठा था उसका नाम क्या था? एक व्यक्ति बैठे हैं, उसका नाम क्या था? जो योग मुद्रा में बैठे हैं, उनका नाम क्या था? जिन्हें वर्तमान में शायद ऐसा कहा था आद्य शिव।
आद्य शिव। हाँ, है ना। इन्हें आद्य शिव की संज्ञा किसने इनका दी? नाम भी तो लिखो, आद्य शिव। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव कहा। मार्शल कौन है? मार्शल इतिहासकार है। इतिहासकार है ना? इतिहासकार, पुरातत्वविद है। हाँ। पुरातत्वविद, आर्कोलॉजिस्ट है। ठीक है। आद्य शिव की आद्य शिव की संज्ञा मार्शल ने दी। हाँ। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ प्रश्न जो लास्ट में रहते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बताओ। जिसमें ये पहला अक्षर क्या है? पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह को पहचानिए। ये देखिए एनसीईआरटी ऐसे ही प्रश्न पूछती है, तो बहुत ही अच्छा है। भोजन कैसे था? ये शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। ठीक है। और आप बिल्कुल ही तथ्यों पर आधारित कंसेप्चुअल आपको ये बात करनी है। समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? तो हमने बात की थी कि जैसे इसमें एक तो शवाधान है ना, शव को दफनाने में भी कई प्रकार के अंतर देखने को मिले। कहीं पर मतलब किसी दफन, किसी कफन, मतलब किसी कब्र में तो ईंटों से चार दीवारी की है, नीचे की है ना, अच्छे अच्छे मनके मिले, औजार आभूषण मिले हैं। तो कहीं पर नहीं मिले, कहीं बिल्कुल गरीब आदमी की कब्र आप बिल्कुल सामान्य दिखेगी। विलासितापूर्ण वस्तुओं को भी देख सकते हैं, जिसमें फयांस नाम का मैंने एक मध्यभांड को लेकर बात की थी। अगला प्रश्न देखिए, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर बिल्कुल बिल्कुल है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पर आधारित, जो मतलब गलियों की निकलती नालियाँ फिर बाद में मेन सड़क में जाती है और बड़े बड़े नालों में मिलती है, और फिर बाद में अलग अलग जगह ब्लॉकेज भी है। ठीक है। जल निकास प्रणाली तो शानदार जल निकास प्रणाली थी, इनकी सुदृढ़ जल निकास प्रणाली थी। इनकी सड़क और नगर योजना तो बहुत, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया को, हड़प्पा एक स्थल का नाम है, एक जगह का नाम है। उस दुनिया में उस दुनिया में ना, उस दुनिया में एक जगह थी। कौन सी जगह? हड़प्पा। जैसे आज क्या है, ये अपनी जगह है, इसका नाम क्या है? जगह है ना, ये कौन सा शहर है? इंडिया। जैसे अजमेर शहर है, ये इंडिया है। हाँ, ये पूरा इंडिया है, भारत है। तो उस पूरा एक सिंधु घाटी सभ्यता था। हाँ। है ना। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया है। नहीं, मैंने दिया। नहीं, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया बेटा, अंग्रेजों ने, है ना। उससे पहले जो इसका नाम था, जैसे कि सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी, अब एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। देखो, इस नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु नाम है। जो फारसी जब आ रहे थे, है ना, ईरान से, तो वो उनको से को वो है बोलते थे, और ध को वो क्या बोलते थे? दे बोलते थे, है ना। आप होमवर्क कैसे चेक करते हो? है ना, करेंगे बिल्कुल। ठीक है। तो ये से है, तो ये मैंने से की जगह है लिखा, छोटी की मात्रा लगी, और ये ध की जगह मैंने दे लिखा, और ये बड़ा की मात्रा लगी। मैं पढ़ूंगा। हाँ, हिंदू। वेरी गुड, हिंदू, है ना। इसे पहले हिंदुस्तान कहा जाता था। ठीक है। लेकिन विदेशियों ने, फारसियों ने, है ना, जो बाहर से आए लोगों ने हमें क्या कहा? हिंदुस्तान। कैसा नाम हिंदुस्तान आया? इंडिया अंग्रेजों ने कहा। बाकी हम तो कौन है? हम तो भारतवर्ष के निवासी है, भारत के निवासी। तो मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन में हमने पूरे मनके के ऊपर तो पूरी बात बता दी आपको। ठीक है। मनके पर तो पूरी कंप्लीट चंद्रों को लेके बात की थी। मनका वाला लिख दोगे वो आंसर पूरा का पूरा शिल्प उत्पादन के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, शव किस प्रकार रखा गया, उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई, क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तु है? तो हमने जब सामाजिक विभिन्नताओं में शवाधान को लेकर बात की थी, वहां पर उस पूरे टॉपिक के अंदर इसका आंसर है, तो वहां से आप देख लेना। ठीक है। सारे का सारा उत्तर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की तो बहुत ही, जैसे पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर को आप लेके आ गए। पश्चिमी नगर के अंदर दुर्ग है, दुर्ग में स्नान, विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, तो वो पूरी बात आप लिख सकते हैं। ठीक है। और भी मैंने एक्स्ट्रा बातें बता दी आपको। देखिए, नर्तकी की मूर्ति, है ना, ये पूरी, ये जो मतलब ये आदि शिव, हाथी, शेर, भैंसा, गेंडा, है ना, ये पूरा चित्रण मोहर आप ये भी देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अगला प्रश्न देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार की प्राप्त किए जाते होंगे। तो कच्चा माल देखा था आपने, जैसे कि लाजवर्द मणि शोटुकई से मंगवाई, है ना, कार्नेलियन पत्थर जो था वो लोथल से मंगवाया। ठीक है। और
कार्नेलियन हो गया, फिर पूरे जो कच्चा माल में सोना, कोलार से, तांबा खेतड़ी से, मगान से, ओमान से, दिलमुन से, मेसोपोटामिया ने भी कहा। क्लियर, ये बात हो गई। अगला प्रश्न देखिए, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं अतीत का पुरातत्वविद हर बारीक से बारीक, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ये चीज मैंने आपको बताई नहीं, हालांकि किस प्रकार से वो उत्खनन करते हैं, रेखिक है ना, लंबवत है ना, इस प्रकार से बहुत ही माइक्रो रूप से, सूक्ष्म रूप से वो उत्खनन करते हैं और पता लगाते हैं वहां से जो उनको पूरा वस्तु मिलती है, तो उनको कार्बन मिट्टी के माध्यम से पता लगाते हैं कि वो कितने साल की पुरानी है, कितने साल की, तो वहां से हमें मालूम चलता है। एक विधि है कार्बन डेटिंग पद्धति, उस पद्धति के माध्यम से हम मालूम लगता है कि कोई भी पुरातत्वविद जो आर्कोलॉजिस्ट होता है, उसको कोई मिलती है वस्तु, पुरानी वस्तु, तो उस वस्तु को पृथ्वी का कब बताओगे? पृथ्वी का, हाँ। पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई है, ऐसे ये पृथ्वी की तरह सूरज कैसे घूमता है, ये भी बताएंगे जब हम भूगोल पढ़ेंगे, है ना। जब अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जब हम भूगोल के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे। इतिहास किधर है? हाँ? इतिहास, इतिहास, हाँ, इतिहास किधर लिखा है? नहीं, इतिहास एक विषय का नाम है। क्या? हाँ, आप वहाँ बैठे आराम से, प्लीज सिट डाउन। इतिहास एक विषय का नाम है। हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। देखिए, शांति प्रिय लोग थे वैसे शासक जो थे, है ना, बस ये केवल निर्माण करना, ठीक है, जैसे कि विशाल सलानागार, धर्म के ऊपर, सामाजिक रूप पर, आर्थिक रूप से, हर रूप से ये जो थे, मतलब एक तरह से शांति प्रिय थे। और विकास के रूप में अगर हम बात करें तो हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की, तो पुरोहित वर्ग का शासन था। यहाँ पर क्या था? प्राचीन सत्ता, हमने टॉपिक देखा तो किसका शासन था? पुरोहित वर्ग का। अगले देखिए, मानचित्र कार्य क्या है? उन स्थलों पर पेंसिल से घेरा बनाइए जहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन स्थलों के आगे क्रॉस का निशान बनाइए जहां से उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, है ना, उन स्थलों। अब देखिए, मैं सीधा एक एग्जांपल देता हूं कृषि के साक्ष्य। जैसे मेहरगढ़ से सबसे पहली बार क्यों मिला? हालांकि मेहरगढ़ हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, वो नवपाषाण कालीन स्थल है। हड़प्पा से पहले भी एक मतलब टाइम रहा है, पाषाण जब पत्थर का प्रयोग करते थे, लेकिन आज इस समय, इस दौर में, वर्तमान नहीं, मतलब सही हड़प्पा कालीन दौर में तांबे का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कृषि कालीन जो देखेंगे तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, है ना। और शिल्प कला के ऊपर देखेंगे, सीधा सा एग्जाम्पल है, चलो दो। इसके अलावा आप और सोचिए, देखिए, पता चलेगा। अब है परियोजना कार्य। कोई एक कार्य, एनसीईआरटी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ऐसे ही होते हैं। तो पता कीजिए कि क्या आपके शहर में कोई संग्रहालय है? आपके शहर में कोई संग्रहालय है? हाँ, है ना। उनमें से एक को देखने जाइए। तो अपने शहर में अजमेर में है तो अजमेर जाइए, या उदयपुर में है तो उदयपुर जाइए, आहड़ संस्कृति को देखिए। जोधपुर में अगर यदि आप है तो वहां जाइए, है ना। जयपुर में है तो जाइए बैराट सभ्यता में, सीकर में है जाइए गणेश्वर सभ्यता में। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब अतीत की बातें, पुरानी बातें, है ना, पुरानी अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। हाँ, पुराने जमाने की, बहुत पुराने जमाने में जैसे कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे। पुराने जमाने में भूत भी रहते थे। भूत के बारे में हम बाद में बताएंगे आपको, भूत रहते थे, कहीं रहते थे, है ना? रहते थे ना। नहीं, वो मैं भी क्लास के बाद में बताऊंगा आपको, भूत कहाँ रहते थे, क्या है ना, भूत क्या है। क्लास के बाद बताओ। हाँ, क्लास के बाद बताएंगे आपको भूत के कहाँ बाद। रहते हैं? अभी भूत की बात यहाँ मत करो, विद्यार्थी डर जाएंगे, है ना। हालांकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, ये डरते नहीं है, ये तो डराने वाले हैं। ठीक है। पता कीजिए कि क्या आपके शहर में कोई संग्रहालय है। उनमें से एक को देखने जाइए और किन्हीं 10 वस्तुओं पर एक रिपोर्ट लिखिए, जिसमें बताइए कि वे कितनी पुरानी है, वे कहाँ मिली थी और आपके अनुसार उन्हें क्या प्रदर्शित किया गया। मतलब जाइए, आप घूमिए, आपके आसपास में देखिए, जहाँ भी हो सभ्यता या कोई प्राचीन पुरातात्विक आर्कोलॉजिस्ट संग्रहालय, ठीक है। राजा महाराजा दुर्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी सभ्यता की बात चल रही है। वर्तमान समय में निर्मित तथा प्रयुक्त पत्थर, धातु तथा मिट्टी की 10 वस्तुओं के रेखा चित्र एकत्रित कीजिए, है ना, जिसमें सेलखड़ी पत्थर कैसा दिखता है, कार्नेलियन पत्थर कैसा दिखता है, तांबा क्या है। टॉपिक को पूरा समझ लिया है, ठीक है, और प्रश्नों को देखा है। अब आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताएंगे, तभी पता चलेगा। तो आप पढ़िए, समस्या बताइए और हम उनका
ऊपर काम करेंगे, उनका निवारण उनके साथ निवारण करेंगे। बिल्कुल करेंगे निवारण।